हेलो नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल्स अरोमा पे। आज हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में, जिसे पूरे 4 साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। इस एक्ट के फ्यूचर्स और क्रिटिसिज्म्स को मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से डील किया है। अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट को विजिट करें और देखें। सिटीजनशिप से रिगार्डेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो प्लीज़ उसे भी विजिट करें और अपनी कॉन्सेप्ट को और क्लियर करें। कई बार लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं और उन दोनों ऑप्शंस में से हमें कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। हमारे उस चॉइस पे, हमारे उस डिसीजन पे हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। ऐसी एक पोएम भी बचपन में पढ़ाई गई थी हम लोगों को, 2 रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई इस पोएम में पोएट लाइफ की जर्नी के बारे में बात करता है। कहता है कि भाई आपके पास हो सकता है 2 सिचुएशंस आए, तो वहाँ पे आप अपना डिसीजन थोड़ा माइंडफुल रखना, क्योंकि आपके उस डिसीजन पे आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, तो उस समय भी उस समय के लोगों के लिए ऐसी ही सिचुएशन थी। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें भारत में रहना चाहिए या उन्हें वेस्ट पाकिस्तान चले जाना चाहिए या उन्हें ईस्ट पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जिसे आज की डेट में बांग्लादेश कहते हैं। प्रायर टू 1971 की अगर बात करते हैं तो उस समय पाकिस्तान की जो नॉन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी वो 3% थी, लेकिन आज की डेट में वो गिर के 1.85% हो गई है। वहीं जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था उस समय, वहाँ की पॉपुलेशन अगर नॉन मुस्लिम्स की देखी जाए तो वो 20% थी और वो गिर के आज की डेट में 10% हो गई है। तो ये पॉपुलेशन के रेट में इतना ज़्यादा डिक्लाइन क्यों हुआ, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों गिरा? रीज़न 3 हो सकते हैं। पहला कि जो नॉन मुस्लिम्स थे उन लोगों को इस्लाम प्रैक्टिस करने के लिए कन्वर्ट करा दिया गया हो, या वो कन्वर्जन के लिए रेडी ना हुए हो तो उन्हें मार दिया गया हो, और उसके बाद भी वो लोग अगर बच गए हों तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया हो और वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश किए हों, पलायन कर लिए हों। तो कन्वर्ट क्यों कराएंगे? क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जिसकी बात करता है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, वो इस्लाम को अपना स्टेट रिलीजन मानते हैं। वहाँ इस्लाम के रूल्स प्रैक्टिस होते हैं। तो अगर कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी, कोई भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे देश में अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है, अपने बिलीफ को फॉलो करता है, तो ग्रुप ऑफ पीपल अगर उन्हें परसिक्यूट करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है रिलीजियस परसिक्यूशन। तो अपने आप को बचाते हुए वो लोग दूसरे देशों में पलायन करते हैं, और हो सकता है कि वो लोग पलायन करते हुए भारत में भी एंटर किए हों। तो जब ऐसे लोग पलायन करते हैं, भागते हैं, तो इन्हें हम इलीगल इमिग्रेंट कहते हैं। तो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में एंटर किए, जस्ट बिकॉज कि उनके साथ इन 3 देशों में रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था, उन इलीगल इमिग्रेंट्स को हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा। ये एक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ इंक्लूजन की बात करता है, ये किसी कम्युनिटी को एक्सक्लूड नहीं कर रहा है। बार बार इसको इसलिए क्रिटिसाइज भी किया गया कि ये मुस्लिम्स को नहीं इंक्लूड कर रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इनके साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। तो आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं बुला रहे हैं? रीज़न बिहाइंड कि आपके घर में आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं अपने देश को छोड़ के भारत में आने के लिए, तो भारत ने रास्ता बंद नहीं किया है। आप सेक्शन 5, सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 को फॉलो करके इंडिया में सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन ये एक्ट इंक्लूजन की बात करता है, इसका इंडियन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स को बचा रहा है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ फॉरेनर्स एक्ट एंड पासपोर्ट्स एक्ट, जो कहता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ो और उनको उनके देश में डिपोर्ट कर दो या उनको जेल में डाल दो। इस प्रोविजन से उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। इस एक्ट का कोई इंटेंशन नहीं है भारतीयों की नागरिकता छीनने से। इसको काफ़ी मिस इंटरप्रेट किया गया। इस एक्ट को 4 साल बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने का डिसाइड किया और 11 मार्च 2024 इस और प्रोसीजर्स भी बताए गए हैं कि किस प्रोसीजर को फॉलो करके आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। रूल 10A बात करता है कि कौन कौन भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है।
तो कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर किया हो बिफोर 31 दिसंबर 2014 और वो व्यक्ति या तो हिंदू हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो या पारसी हो या जैन हो या बुद्धिस्ट हो, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं भारत की नागरिकता के लिए। साथ ही रूल 10A कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो इंडियन ओरिजिन का हो या किसी भी इंडियन सिटीजन का कोई स्पाउस हो या कोई व्यक्ति हो जिसके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके माता पिता भारत के नागरिक रह चुके हो, तो वो व्यक्ति भी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही जो टाइम स्पैन मेंशन किया गया था सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, उसको घटा के 5 इयर्स कर दिया गया। सेक्शन 6 कहता था कि भाई एटलीस्ट आपको 11 इयर्स आउट ऑफ 14 इयर्स भारत में रहना होगा, लेकिन ये जो कानून है वो जो 6 माइनॉरिटीज ग्रुप हैं उनके लिए टाइम पीरियड को घटा के 5 साल कर दिया। रूल 11A कहता है प्रोसीजर के बारे में, और वो प्रोसीजर ले डाउन किया गया है सेक्शन 6B ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। तो कहा गया कि भारत की नागरिकता के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगी, फिर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद अगर आप किसी भी देश की नागरिकता को होल्ड किए हैं तो आपको उसे रिनंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात करता है सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। उसके बाद आपको भारत के नागरिक के तौर पे ओथ लेना पड़ेगा। रूल 13A कहता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को एम्पावर्ड कमेटी के पास फॉरवर्ड करेगी और वो एम्पावर्ड कमेटी सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई करेगी, जांच पड़ताल करेगी। वेरिफिकेशन के बाद अगर एम्पावर्ड कमेटी सेटिस्फाई होती है तो वो आपको डिजिटल मोड के थ्रू सर्टिफिकेट इशू कर देगी रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। ये एक्ट 2 एक्सेप्शन की बात भी करता है। ये एक्ट उन सभी ट्राइबल एरियाज जो 6th शेड्यूल में मेंशन्ड हैं वहां पे अप्लाई नहीं होता है। साथ ही साथ जो इनर लाइन परमिट एरिया के जोन हैं वहां पे भी इस एक्ट का कोई भी एप्लीकेशन नहीं होगा। इस एक्ट के थ्रू वसुधैव कुटुंबकम की जो आइडियोलॉजी है उसे बहुत अच्छे से फॉलो किया गया है। साथ ही ये इंक्लूजन की बात करता है, ये किसी भी कम्युनिटी को एक्सक्लूड नहीं कर रहा है और ये एक्ट डिस्क्रिमिनेटरी भी नहीं है नेचर में, क्योंकि ये इलीगल इमिग्रेंट्स को प्रोटेक्शन दे रहा है। ये किसी भी इंडियन सिटीजन को हार्म नहीं पहुंचा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।